और ये कहाँ पे लिखा है कि यूट्यूब पे सिर्फ रोस्ट किए जा सकते हैं? क्योंकि हर बार मजाक तो नहीं हो सकता ना भाई, कभी कभी कोई सीरियस बात भी कर लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। हर एक कौम का एक या एक से ज्यादा शायर होते हैं जिन्हें वो हमेशा याद रखते हैं, लेकिन हम कश्मीरी शायर सुन के आपके दिमाग में वो इंस्टाग्राम वाले शायर आए होंगे, पालहाक म्यून ते गम थोड़ा सा था वाक से दम। लेकिन नहीं, आज हम इनकी बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के एक बेहतरीन शायर की। हाँ, गनी कश्मीरी। पूरा नाम मुल्ला मोहम्मद ताहिर अशाई। ये कश्मीर के श्रीनगर एरिया में रहते थे और श्रीनगर में ये एग्जैक्टली राजौरी कदर में रहते थे। ये कश्मीर के 17th सेंचुरी के पर्शियन शायर थे। इनकी महारत पर्शियन शायरी में थी और उसके साथ साथ ये उर्दू के भी बहुत बेहतरीन शायर थे। लेकिन इनकी शायरी की सबसे खास बात ये थी कि ये अपनी पर्शियन शायरी में कश्मीरी जुबान के अल्फाज इस्तेमाल करते थे। उस जमाने में मुगल्स पर्शियन शायरी का एक हिंदुस्तानी स्टाइल डेवलप कर रहे थे जिसे सबके हिंदी कहा जाता है। और ये सबके हिंदी को यानी पर्शियन शायरी के हिंदुस्तानी स्टाइल को डेवलप करने में गनी साहब का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा। अब मैं आपको बताऊंगा बादशाह औरंगजेब का किस्सा और गनी साहब का पैट्रियटिज्म। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए। गनी साहब का काम इतना बेहतरीन था कि उस जमाने के मुगल बादशाह औरंगजेब इनके काम से बहुत मुतासिर थे और इसीलिए उन्होंने बहुत बार गनी साहब को अपने दरबार में दावत दी। लेकिन हर बार गनी साहब ने वहां जाने से इनकार कर दिया। और आपको पता ही है कि उस जमाने में अगर आप बादशाह के दरबार में जाने से इनकार करते हैं तो कार्रवाई शुरू हो। इल्जाम है कि तुमने शाही अहकाम की तौहीन की। और इनके बादशाह के दरबार में न जाने की वजह बताई जाती है एक, इनकी खुददारी से मतलब ये कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 4 लाख वर्सेस लिखी और उन 4 लाख वर्सेस में से इन्होंने एक भी वर्स किसी बादशाह या किसी सियासी फर्द या पॉलिटिशियन की तारीफ में नहीं लिखी। यानी हम ये कहेंगे कि इन्होंने कोई कसीदा नहीं लिखा। कसीदा पता है आपको, वही बादशाह सलामत अब ग्रेट हो, आपके बगैर कोई है नहीं। और दूसरी वजह इसकी बताई जाती है गनी साहब का पैट्रियटिज्म। गनी साहब का मानना था कि उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनके हाथों जो इनके हम वतन यानी हम कश्मीरियों की हालत थी वो बहुत ही खराब थी। तो गनी साहब उस वक्त के हुक्मरानों के कश्मीरियों को लेके रवैये से बहुत ही नाराज थे। गनी साहब मुगलों को जालिम और कश्मीरियों को मजलूम समझते थे। इनका काम इतना बेहतरीन था कि कश्मीर से लेके हिंदुस्तान से लेके ईरान तक इनके बहुत ज्यादा मदाह और फैन थे और सबसे ज्यादा इनका कलाम ईरान में पढ़ा जाता था। उस जमाने के जो बहुत बड़े शायर और अदीब थे उन्होंने अपने काम में इनका जिक्र किया और उसकी बहुत तारीफ की। मिर्जा गालिब साहब गनी कश्मीरी के काम से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने गनी कश्मीरी साहब के 40 वर्सेस को उर्दू में ट्रांसलेट किया। अल्लामा इकबाल ने गनी कश्मीरी साहब को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा है और उन्होंने अपनी किताब में गनी कश्मीरी की जिंदगी का एक वो बेहतरीन किस्सा लिखा और वो किस्सा इस तरह है कि ईरान के एक बहुत ही बड़े शायर एक बार गनी कश्मीरी साहब की शायरी पढ़ रहे थे और गनी साहब की शायरी में उनको एक कश्मीरी लफ्ज समझ नहीं आया और उस लफ्ज को समझने के लिए वो ईरान के शायर ईरान से कश्मीर ट्रेवल करके गनी साहब को मिलने आए। और जब वो गनी साहब के घर पहुंचे तो उन्होंने वहां पे देखा कि गनी साहब घर में नहीं थे लेकिन उनके घर का दरवाजा खुला था। फिर जब उनकी मुलाकात गनी साहब से हुई तो उन्होंने गनी साहब से पूछा कि आप जब घर में नहीं थे तो आपने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ा था, अभी जब आप घर में हो तो आपने अपने घर का दरवाजा लॉक किया, इसकी क्या वजह है? तो गनी साहब ने जवाब दिया कि मेरे घर की जो सबसे कीमती और चुराने लायक चीज है वो मैं ही हूँ, तो इसीलिए जब मैं घर से बाहर होता हूँ तो मैं अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ता हूँ और जब मैं खुद घर के अंदर होता हूँ तो मैं अपने घर के दरवाजे बंद रखता हूँ। इसी तरह महजूर साहब ने गनी साहब की तारीफ में कहा, अब वक्त आ गया है कि बैकग्राउंड में एक इमोशनल सा टोन प्ले किया जाए और कुछ सीरियस बात की जाए गनी साहब की जिंदगी के बारे में। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और मैं भी और हम में से अक्सर लोगों को अभी तक ये नहीं पता था कि गनी कश्मीरी साहब जैसी कोई अजीम शान शख्सियत और शायर हमारे कश्मीर में रह चुके हैं और हम अपनी कश्मीर की ऐसी अजीम शख्सियत को भूल चुके हैं। तो हमारा हक बनता है कि अगर हम इनका सारा कलाम ना पढ़े तो कम से कम एक बार इनकी जिंदगी के बारे में गूगल करें और इनको जानें। और दूसरी बात इनकी कब्र के बारे में। इनकी कब्र अभी भी श्रीनगर के राजौरी कदल में है और बहुत ही खस्ता हालत में है। इनकी कब्र की खस्ता हालत के बारे में अभी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए। उन्हीं आर्टिकल्स की वजह से मेरा इस टॉपिक की तरफ ध्यान गया और इससे पहले भी बहुत बार कोई प्रोजेक्ट्स या कोई फंड्स दिए गए थे इनकी कब्र को रेस्टोर करने के लिए, लेकिन कश्मीर में स्टार्ट किए जाने वाले हर सरकारी प्रोजेक्ट की तरह ये काम भी अधूरा ही रहा। आला हुकाम से गुजारिश की जाती है कि वो इस मसले का जल्द अज जल्द कोई हल निकाले
اور غنی صاحب کی قبر جو ابھی خستہ حالت میں پڑی ہے اس کو پریزرو کرنے کی کوئی اقدام جلد اٹھائے جائے. ویڈیو آپ کو کیسا لگا, اچھا لگا یا نہیں لگا, پھر بھی شیئر کر دیجئے تاکہ کسی اور کو کیا پتہ اچھا لگ جائے. باقی خدا حافظ.